आज राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं, आलोचना एवं महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत का हाब्स, लॉक और रूसो ने अलग अलग व्यापक रूप से वर्णन किया है। इस प्रकार हाब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की विशेषताएं, लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि तीनों ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में क्या बताया, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं। हाब्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत की अनेक विशेषताएं हैं। हाब्स ने अपने सामाजिक समझौते में मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। उन्होंने मनुष्य को स्वार्थी, हिंसक, पतित, पाशविक आदि बताया है तथा प्राकृतिक अवस्था को सतत संघर्ष व अराजकता की अवस्था बताया है। हाब्स ने राज्य तथा शासक की उत्पत्ति समझौते के आधार पर मानी है। राज्य एक मानवीय संस्था है, वह कृत्रिम संस्था है, कोई देवीय संस्था नहीं। यह हाब्स का विचार है। हाब्स का मानना है कि सामाजिक समझौता प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए हुआ। हाब्स ने एक समझौते की बात की है। यह समझौता आपस में केवल जनता के बीच हुआ, शासक व जनता के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। शासक समझौते का अंग नहीं है। शासक पर समझौते की कोई शर्त लागू नहीं होती है। शासक निरंकुश और स्वेच्छाचारी है। व्यक्तियों ने सभी अधिकार शासक को प्रदान कर दिए हैं, केवल आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर। कि व्यक्ति ने केवल आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर और सारे अधिकार शासक को प्रदान कर दिए। हाब्स का समझौता सामाजिक है, राजनीतिक या शासकीय नहीं, क्योंकि समझौता सिर्फ आपस में जनता के बीच हुआ है। जनता व शासक के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। जनता ने आपस में समझौते करके ही अपने सारे अधिकार शासक को प्रदान किए हैं। समझौता समस्त प्रजा पर लागू होता है। समस्त कानून और शक्तियों का स्रोत संप्रभु है। संप्रभु के प्रति विद्रोह करना गलत व अनुचित है। प्रजा द्वारा किसी भी कारण से राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना गलत व अनुचित है। ये हाब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अब लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे कि लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। लॉक राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते द्वारा मानता है। लॉक ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। लॉक ने मनुष्य को एक नैतिक प्राणी, परोपकारी, न्यायप्रिय आदि माना है तथा लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को शांति, पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना की अवस्था माना है तथा प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के 3 अधिकारों की बात की है। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के 3 अधिकारों की बात की है। 3 अधिकार बताए हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लॉक ने 2 प्रकार के समझौते की बात की है। पहला है सामाजिक समझौता और दूसरा है राजकीय या शासकीय समझौता। पहला समझौता आपस में प्रजा के बीच समाज की स्थापना
वह प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के लिए हुआ, तथा दूसरा समझौता समाज की जनता व शासक के बीच हुआ, जिसे राजकीय या शासकीय समझौता कहा। इस प्रकार शासक समझौते का भाग है। सामाजिक समझौते में व्यक्ति कुछ अधिकारों का त्याग करके शासक को सौंपता है। लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते में व्यक्ति कुछ अधिकारों को त्याग करता है और उन्हें किसको देता है? शासक को सौंप देता है। बाकी अधिकार स्वयं अपने पास रख लेता है। लॉक के अनुसार एक बार समझौता हो जाने पर यह कभी रद्द नहीं हो सकता। यह एक ऐसा समझौता है जिसे प्रत्येक पीढ़ी को मानना चाहिए। लॉक के अनुसार जिसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया उसे प्राकृतिक अवस्था में पुनः लौटने की अनुमति नहीं है। कि लॉक कहता है कि एक बार समझौता हो गया है तो उस समझौते को दोबारा रद्द नहीं किया जा सकता है। वह समझौता पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लॉक ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में सीमित या मर्यादित राजतंत्र का समर्थन किया है। इस प्रकार ये लॉक के सामाजिक समझौते की कुछ विशेषताएं थी। अब रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कि राज्य की उत्पत्ति रूसो ने सामाजिक समझौते से मानी है तथा राज्य एक समझौते का परिणाम है। रूसो ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। रूसो ने आदिम मनुष्य का स्वभाव निष्पाप, निर्दोष व पशु तुल्य माना है तथा प्राकृतिक अवस्था के लिए आदर्श वर्णन शब्द का प्रयोग किया है। प्राकृतिक अवस्था परम आनंद व सुख की अवस्था थी रूसो के अनुसार तथा संपत्ति व परिवार से रहित थी। लेकिन प्राकृतिक अवस्था अधिक समय तक नहीं रह सकी क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति के उदय के कारण प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई और समाज में आपसी संघर्ष पैदा हो गया। इसलिए शांति व संघर्ष की स्थिति को समाप्त करने के लिए समझौता किया गया। रूसो ने एक समझौते की बात की है जिसके द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। इस समझौते में व्यक्तियों ने अपने सारे अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं दिए बल्कि सामान्य इच्छा को सौंपे। रूसो ने जो एक समझौते की बात की है और उसमें कहा कि व्यक्ति ने अपने सारे अधिकार किसी व्यक्ति को उन्हें सौंपकर सामान्य इच्छा को प्रदान किए। इस समझौते के द्वारा व्यक्ति कुछ भी नहीं खोता क्योंकि जो अधिकार वह दूसरों को अपने ऊपर देता है वही अधिकार वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर प्राप्त कर लेता है। समझौता चिरस्थायी है क्योंकि यह सभी की इच्छा से किया गया है। कोई इसे भंग नहीं कर सकता। यह सबकी भलाई के लिए किया गया है। और रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन के पक्ष में है। इस प्रकार से हाब्स, लॉक और रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अब सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना कि इस सिद्धांत की क्या आलोचना की गई है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का 17वीं और 18वीं सदी में विशेष प्रभाव रहा, लेकिन 19वीं शताब्दी में इस सिद्धांत के पतन होने के कारण राजनीतिक विचारकों ने आलोचना की है। कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता कि आदिम मनुष्य ने सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की गई है। मानव शास्त्रियों का विचार है मनुष्य स्वभाव से ही परिवार में रहता है और प्रारंभ से ही सामाजिक नियम तथा बंधन सूत्र में बना था। इतिहास में कहीं भी किसी प्राकृतिक युग और उसकी समाप्ति के लिए
किसी सामाजिक समझौते का वर्णन नहीं मिलता है। राज्य रूपी संस्था से अपरिचित लोगों के बीच सामाजिक समझौते की बात करना कल्पना मात्र है। और इसके बारे में गार्नर के अनुसार, गार्नर ने कहा है कि गार्नर के अनुसार इतिहास में कोई ऐसा प्रमाणित उदाहरण नहीं मिलता जिसके अनुसार ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें पहले से राज्य का पता नहीं था, आपसी समझौते से राज्य की स्थापना की गई हो। ये गार्नर ने कहा है। अगला है कि वैधानिक दृष्टि से कोई समझौता तभी वैधकारी हो सकता है जब उसे स्वेच्छा से स्वीकार किया जाए, लेकिन सामाजिक समझौता सिद्धांत के अधीन तो आने वाली पीढ़ियां भी उसकी शर्तों से बन गई हैं। इस तर्क में कोई औचित्य नहीं है कि पूर्वजों ने जो समझौता किया वह उनके आने वाली पीढ़ियों को भी बांध सकता है। सामाजिक समझौतावादी समझौते के नवीनीकरण की कोई बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि एक बार समझौता होने के बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली समय में वो समझौता चलता रहता है, उसके नवीनीकरण की कोई बात नहीं करते हैं। इस प्रकार थॉमस पेन जैसे विचारक ने ठीक ही कहा है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत अनंत काल तक वैधकर है, इसलिए यह प्रकृति के पहिए में रोड़ा अटकाता है। ये थॉमस पेन ने कहा है। अगला है दार्शनिक दृष्टि से भी सामाजिक समझौते का सिद्धांत बहुत कमजोर सिद्ध होता है। सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादक और प्रमुख रूप से लॉक का विचार है कि व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन प्राकृतिक अधिकारों की बात भ्रमपूर्ण है, क्योंकि अधिकारों का विकास समाज में ही होता है और एक राज्य के अंतर्गत रहकर ही अधिकारों का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में न तो समाज था तथा न राज्य था, इसलिए प्राकृतिक अधिकारों की बात केवल कल्पना मात्र लगती है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध दिखाई नहीं देता। इतिहास के अनुसार राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। इसके विकास में अनेक तत्वों की भूमिका रही है, जिसमें रक्त, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, आर्थिक क्रियाओं आदि का योगदान रहा है। अतः सामाजिक समझौता सिद्धांत की इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य का किसी एक विशेष समय पर निर्माण किया गया है। अब सामाजिक समझौता सिद्धांत की ऐतिहासिक आधार पर, दार्शनिक आधार पर, वैधानिक आधार पर आदि के आधार पर इसकी आलोचना की गई है, लेकिन इसके ऐतिहासिक महत्व को नकार नहीं सकते। इस सिद्धांत ने राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का खंडन किया, जो राजतांत्रिक निरंकुशतावाद का समर्थन का शक्तिशाली यंत्र बन चुका था। इस सामाजिक समझौता सिद्धांत ने राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का पूर्ण रूप से खंडन किया तथा यह मान्यता प्रस्तुत की कि शासक की सत्ता कहीं का सही आधार शासक व जनता की आपसी सहमति है। जनसाधारण की इच्छा को राज्य की सत्ता का आधार मानकर सामाजिक समझौते सिद्धांत ने आधुनिक लोकतंत्र के लिए नींव तैयार कर दी। इस सिद्धांत ने व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन किया कि सामाजिक समझौता सिद्धांत ने इसने व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन भी किया। और देखें तो फ्रांस की महान क्रांति जो 1789 में हुई, इसको इस सिद्धांत से प्रेरणा मिली। लेकिन वर्तमान समय में सामाजिक समझौते को अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि देखा तो इसकी अनेक आलोचनाएं की गई और वर्तमान समय में सामाजिक समझौते सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया है।